अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स के हवाले से। आज थर्ड ट्रेडिंग सेशन था और आज के दिन हमने देखा मार्केट में थोड़ा सा हम कह सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड रहा, तकरीबन 1500 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन रहा। साथ साथ मार्केट के अंदर जो एक अच्छी बात यह है वो नंबर्स ज़बरदस्त किस्म के जनरेट हो रहे हैं। डेली बेसिस पे हिस्टोरिक हाइज देखे जा रहे हैं। आज भी क्लोजर 1,87,000 देयर अबाउट रहा। इट मीन्स के हायर साइड पे जो इंट्राडे हाई है वो हमारा हिस्टोरिक हाई आज के दिन भी देखा गया, यानी कि 1,89,000 एंड देयर अबाउट जो पॉइंट्स हैं उसके अंदर देखा गया। वो हम आपको परफॉर्मेंस बताएंगे, हाइलाइट्स बताएंगे, तो उसमें आपको देखना होगा कि क्या मार्केट के नंबर्स देखे जा रहे हैं। साथ साथ अगर बात करें मार्केट की जो एक एंथुसियास्टिक परफॉर्मेंस है, इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है, इकोनॉमिक रोल है या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो सामने आ रही हैं पॉलिसीज़ के हवाले से। इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात की जाए या एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के हवाले से बात करें या टैक्सेशन सिस्टम्स के रिफॉर्म्स की बात करें, तो ये तमाम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ही हैं जो इकोनॉमी को अलाइन करते हुए और स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मार्केट है, इतने हाईएस्ट लेवल हैं, इतने हम कह सकते हैं कि ल्यूक्रेटिव मार्केट है, तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग को रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसलिए 1500 पॉइंट्स और इसके बाद आज डिक्लाइन इसलिए भी देखा कि मार्केट ने इन तमाम जो एक हायर साइड की मार्केट के नंबर्स पंच कर रही हैं, इसको एक थोड़ा सा एब्जॉर्ब करके, थोड़ा सेटल डाउन करके, कंसोलिडेट करके फिर आगे बढ़ रही है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड हेल्दी मार्केट जो कि अब दिखाई दे रही है। इस बाजार के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो अब कॉशियसनेस के साथ और अपनी पूरी 52 वीक्स की तमाम जो एक रिसर्च है उसके साथ अगर इन्वेस्टमेंट करें तो यकीनन उनको मज़ीद फ़ायदा होगा। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन भी करेंगे और पाकिस्तान और चाइना के हवाले से आपको बताएं कि ज़रूरी मसनूआत की तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर फ़रोग दिया जा रहा है, इनोवेशन लाई जा रही है और ख़ासकर पाकिस्तान और चाइना की बॉन्डिंग हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग है। और जहाँ एग्रीकल्चर पे बात आती है तो एग्रीकल्चर के अंदर जितना ज़्यादा हमारी कैपेसिटी बढ़ सकेगी, हमारी प्रोडक्शन बढ़ सकेगी, तो उतना ही हमें फ़ायदा होगा, हमारी एक्सपोर्ट के नंबर्स ज़्यादा होंगे। साथ साथ हम ज़रूरी शोबे की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर चीन के तजर्बात से इस्तिफ़ादा करेंगे, ये कहना है राना तनवीर हुसैन साहब का। तो आज इसके हवाले से भी बात करेंगे कितना ज़्यादा हमारे पास चीज़ें जो है वो अच्छी होती जा रही हैं। और पंजाब की गंदम पॉलिसी के हवाले से बताएं आपको कि 2026 जो गंदम पॉलिसी 2026 है उसका ऐलान फ़ी मन कीमत 3,500 रुपये मुकर्रर किया गया है। ये हमारे फार्मर्स हजरात के लिए एक न्यूज़ है। यकीनन इसका एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा जब गवर्नमेंट इसके प्राइस मुकर्रर करती है, तो उससे एक डिसिप्लिन, एक डेकोरम मेंटेन हो जाता है। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। कुछ हमारे पास हाइलाइट्स मौजूद हैं, वो लोग के हमारे पास आज की स्टॉक मार्केट की कौन कौन सी पोजीशंस और परफॉर्मेंस मौजूद हैं, देखते चलते हैं। 100 इंडेक्स में ओपन हुई मार्केट 1,88,621.78 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,89,523.43। आप देख सकते हैं ये हिस्टोरिक हाई दिखाई दे रहा है। लोअर वॉज 1,86,626.85 एंड फाइनली क्लोजर 1,87,033.26, यानी कि चेंज रहा 1,588.52 का डिक्लाइन। आज के दिन आप देख सकते हैं मार्केट ने कंसोलिडेशन भी किया और एक अच्छे मोड में दिखाई दे रही है। नेक्स्टली हमारे पास कुछ परफॉर्मेंसेस के हवाले से सेक्टर्स एंड वॉल्यूम्स भी मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक। ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। वाओ, आप इस लिस्ट को देख रहे हैं, एक अच्छा ग्रीन ग्रीन सब कुछ दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.26 के इजाफे के साथ। 7.01 पे क्लोजर। 263.23 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए हेफ्टी वॉल्यूम्स के साथ। आज आप देख सकते हैं फर्स्ट स्कॉट पे एक थर्ड टीयर स्क्रिप्ट का आना। हैस्कॉल सेकंड स्कॉट पे 0.58 का इजाफा। 28.05 पे क्लोजर। 100.7 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। अगेन हेफ्टी वॉल्यूम्स दोनों ही देखे जा रहे हैं। फौजी फूड लिमिटेड 0.67 का इजाफा देखा गया। 23.17 पे क्लोजर रहा। 74.97 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। लोटे केमिकल फोर्थ स्कॉट पे 2.26 का इजाफा देखा गया। 33.62 पे क्लोजर रहा। 69.46 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम 0.05 का इजाफा देखा गया। 1.8 पे क्लोजर रहा। 42.54 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। आज के दिन आप देख सकते हैं थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स एंड सेकंड टियर ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं और एक अच्छा स्टैंस देखा जा रहा है। बिलखुसूस फोर्थ जो आप स्कॉट पे देख सकते हैं, एक अच्छे प्रॉफिट्स भी देखे जा रहे हैं। इट मीन्स के जहां मार्केट कंसोलिडेशन प्रोसेस में है वहीं तमाम जो छोटे स्क्रिप्ट्स हैं वो डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स कि जो डे ट्रेडर है वो एक्टिव दिखाई दे रहा है।
یہ تمام چیزیں تھیں جو آج ہم نے دیکھی. ہمارے پاس ایک گیسٹ موجود ہیں فرام کراچی اسٹوڈیوز, ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید خالد فاطمی صاحب, آپ انالسٹ بھی ہیں, ایکسپرٹ بھی ہیں. سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہیں گے, اور خاص کر جو چائنا کے حوالے سے جو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ہمارے پاس ڈیولپمنٹ دیکھی جا رہی ہے, ان کے جو ایکسپیرینس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور جو ایک زرعی مصنوعات کی ٹریڈ کے حوالے سے ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں, اس میں ہم رپورٹ دیکھتے چلتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. تو فاطمی صاحب سے پہلا سوال کرتے ہیں. پاک چین زرعی سرمایہ کاری کانفرنس دونوں برادر ممالک کے درمیان زراعت کے شعبے میں تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے اہم سنگ میل اور نمایاں پیش رفت ہے. اس کانفرنس کا مقصد زرعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی، تحقیق، سرمایہ کاری اور پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے دونوں ممالک کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے. پاک چین زرعی سرمایہ کاری کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ زراعت پاکستان کی معیشت کی بنیاد ہے اور حکومت کسانوں کی پیداواری صلاحیت بڑھانے، زرعی لاگت کم کرنے اور ویلیو ایڈیشن کے فروغ کے لیے جامع اصلاحات پر عمل پیرا ہے. انہوں نے چین کے جدید زرعی ماڈل کو پاکستان کے لیے قابل تقلید قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس تعاون سے نہ صرف فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ زرعی برآمدات کو بھی نئی منڈیاں میسر آئیں گی. چینی سفیر نے زرعی سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب میں پاکستان کے زرعی شعبے میں بھرپور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا. انہوں نے سمارٹ ایگریکلچر، جدید بیجوں، آبپاشی کے جدید نظام، زرعی مشینری اور فوڈ پروسیسنگ کے شعبوں میں مشترکہ منصوبوں پر زور دیا. انہوں نے کہا چین پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی اور زرعی ترقی میں شراکت داری کو مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے. وفاقی وزیر غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ زرعی شعبے میں چین کے تجربات سے استفادہ کریں گے. غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے زرعی شعبے میں بے پناہ مواقع ہیں. پاک چین زرعی سرمایہ کاری کانفرنس میں 85 کے قریب چینی کمپنیوں نے شرکت کی. زراعت کے شعبے میں تعاون کو عملی شکل دینے سے دیہی ترقی، فوڈ سیکیورٹی اور قومی معیشت کی پائیدار ترقی ممکن ہوگی. جیسا کہ چین دنیا کے ترقی یافتہ زرعی نظام رکھنے والے ممالک میں شامل ہے اور پاکستان زرعی معیشت کا حامل ملک ہے، اس لیے یہ اشتراک دونوں کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے. جی فاطمی صاحب، رپورٹ آپ نے دیکھی. ہم دیکھ رہے ہیں یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ، یہ بائلیٹرل ریلیشنز کا اسٹرانگ ہونا، ایگریکلچر سیکٹر میں پارٹیسپیشن، خاص کر اسمارٹ ایگریکلچر جیسے ٹیکنالوجی فرینڈلی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسمارٹ جو ایک ٹیکنیکل سپورٹ ہے، یہ تمام چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ دونوں کنٹریز ایگریکلچر سیکٹر کو بہت زیادہ بوسٹ کریں گے. کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. بالکل آپ نے درست فرمایا. دیکھیں اصل میں چین اور پاکستان کا جو رشتہ ہے وہ ظاہر ہے کوئی نیا نہیں ہے، اور وہ کسی ایک شعبے میں نہیں ہے. سیاسی، ثقافتی، سماجی، ہر لحاظ سے ہمارے ان کے بہت قدیم رشتے. یہ جو جس حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں، یہ بہت اس لحاظ سے کامیاب ہے کہ اس وقت پاکستان کی پوری معیشت جو ہے وہ اس وقت کیا ہمیشہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ بیس کرتا ہے زراعت پہ، ایگریکلچر پہ. 60% سے زیادہ لوگوں کی جو ذریعہ معاش ہے وہ ہے. ایسی صورت میں ہماری اس وقت موجودہ جو جدید دنیا ہے، جس تیزی سے ترقی ہو رہی ہے ایگریکلچر میں، اس میں اب مسئلہ یہ نہیں کہ صرف فصلیں اگا کے کھا لینا ہے، بلکہ اس میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ کتنے کم وقت میں کتنی کم زمین سے کتنا بہتر آپ پروڈکشن کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے تاکہ آپ آبادی کے لیے اپنی ضرورت پوری کریں، پلس یہ ہے کہ اس سے ویلیو ایڈیشن کیا کیا بن سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کون سی جو جدید ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ ادویات ہو، چاہے وہ فرٹیلائزر ہو، چاہے وہ کھاد ہو، چاہے وہ مشینز ہو، چاہے وہ ٹریکٹر ہو، جس سے فائدہ اٹھائے. میرا اپنا جو میں نے آج صبح کے نیوز پیپر میں دیکھا، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کانفرنس کے بعد جو رانا تنویر صاحب سے اور چینی جو مندوب سے بات ہوئی، اس میں بہت ساری چیزیں جو 79 MOUs بھی سائن کرنے کی بات ہوئی، اور اس میں یہ طے پایا ہے کہ وہ چین سے جو زراعت کی موجود جدید ٹیکنالوجی ہے، اس میں ہم ان سے تمام چیزیں حاصل کریں گے اور وہ اسے ہمیں فراہم کریں گے، جس میں ٹریننگ بھی ہے، تربیت بھی ہے، مشینری بھی ہے، کھاد بھی ہے، اور زمین کے حوالے سے معلومات بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے شاید یہ جو ہے MOU جو سائن ہوئے 14.5 ارب ڈالر کا معاہدہ، تو یہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. کیونکہ دیکھیں جیسا کہ میں پہلے کہا آپ سے کہ ہمارا ملک بیس کرتا ہے زراعت پہ، تو اگر زراعت کے شعبے میں ہم نے کامیابی حاصل کر لی تو سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے، اور ہمارا جو امپورٹ کا سارا لوڈ ہے وہ آہستہ آہستہ ٹوٹ جائے گا، اور ہم لوکل مارکیٹ کے علاوہ ویلیو ایڈیشن باہر بھی ایکسپورٹ کر سکیں گے.
अच्छा फातमी साहब, हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर बहुत तवज्जो दे रहे हैं। खुद भी जब हम देखते हैं ऐसी मीटिंग्स होती हैं या ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसको चेयर भी करते हैं, उसमें एक शामिल भी होते हैं, और साथ साथ आइडिया ये होता है कि एग्रीकल्चर किसी तरीके से बूस्ट करे ताकि हमारी एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ें। तो आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में जिस तरीके से काम हो रहा है तो हमारी एक्सपोर्ट के नंबर्स कितने बढ़ सकते हैं, यानी कितना ज़्यादा हम एग्रीकल्चर को सपोर्ट लेकर कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं? देखिए ये कहना तो ज़ाहिर कबल अज़ वक्त है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी नीयत है और जो हमारा काम है और जो हमारी स्पीड है, उससे हम ये कह सकते हैं कि जो लोड हमारा इस वक्त इंपोर्ट की वजह से, हालांकि उसमें हमने काफ़ी कंट्रोल कर लिया, वो वाला हाल नहीं जो 2-3 साल पहले था, लेकिन जो बैलेंस है अभी भी उस बैलेंस को हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे। तो अगर तो हम एक्सपोर्ट में कामयाब हो गए, और ये सिर्फ ज़राअत नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब तो आपको पता आईटी के हवाले से भी, ज़राअत के हवाले से, सर्विसेज के हर हवाले से वो बार बार जो प्रेशर डाल रहे हैं अपनी हुकूमत पे भी, अपने लोगों पे भी, आवाम पे भी, वो इसी की डाल रहे हैं कि किसी तरीके से एक्सपोर्ट वैल्यू एडिशन में अगर हम कामयाब हो गए, जैसे शायद अभी मैंने थोड़ी देर सुबह ही को पढ़ रहा था मैं कि पिंक सॉल्ट के हवाले से भी बात हुई, जो ज़रा इससे मुख्तलिफ है कि हम खामखा रॉ फॉर्म में भेज देते हैं, हासिल कुछ नहीं, तो अगर हम उसको बेहतर बना के ब्रांड बना के बेचेंगे तो बाहर। तो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ये इंटरेस्ट है और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो लगन है, तो उसके जो नताइज अव्वल तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुस्तक़बिल करीब में हमारा एक्सपोर्ट जो है माशाअल्लाह, जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि ऑलमोस्ट 60 शायद 60 बिलियन तक ले जाने के इसमें 6 बिलियन कुछ इस तरह, मेरे जहन में सब फिगर नहीं है, कि ऑलमोस्ट डबल करने का है 2030 तक। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कामयाब हो जाएंगे। अच्छा फातमी साहब, पंजाब की गंदम पॉलिसी 2026 का हमने देखा है ऐलान कर दिया गया है। फ़ी मन कीमत जो है वो 3,500 रुपये मुकर्रर की गई है। इसके हवाले से ये फार्मर्स के लिए कैसी न्यूज़ होगी, कितना ज़्यादा वेलकम करेंगे? और अब ऑफ कोर्स जो गंदम के हवाले से चीज़ें होती थी या एक बातें होती थी, तो अभी ये एक डेकोरम मेंटेन कर देती है गवर्नमेंट प्राइस बता के, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? जी हाँ, ये मेरा ख्याल बहुत अच्छा कदम है पंजाब गवर्नमेंट का। पंजाब गवर्नमेंट इस सिलसिले में काफ़ी नए अंदाज में और नई नई काविशें कर रहे हैं, नई नई कोशिशें कर रहे हैं वो, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि कीमत का तयन न होने की वजह से दो प्रॉब्लम होती थी। एक तो ये होती थी कि चीज़ों की होर्डिंग हो जाती थी, दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता था कि प्राइस कंट्रोल नहीं होने की वजह से काश्तकार जो है वो ज़्यादा ज़्यादा सफ़रर होते थे। तो अगर प्राइस इन्होंने तय कर लिया तो मेरा ख्याल एक तो ये कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे काफ़ी हद तक डैमेज हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा, लोग ज़ख़ीरा नहीं करेंगे क्योंकि प्राइस फिक्स है, उसमें कोई आगे पीछे नहीं है। और दूसरी बात, इससे काश्तकारों को मेरा अपना ख्याल है कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अच्छा फातमी साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ा रही है और रेमिटेंसेस हमने देखा कि 42 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर गए, तो अब एक्सपोर्ट के लिए भी काफ़ी तगदो चल रही है। तो आपको लगता है कि हम इस बार कितना एनुअल, जब हमारा क्यूमुलेटिव अमाउंट आएगा सामने, तो कितना हम पंच कर पाएंगे? क्योंकि लास्ट ईयर तो 30 बिलियन डॉलर से कम ही एक्सपोर्ट के नंबर्स दिखाई दे रहे थे। मेरा अपना ख्याल है कि तकरीबन इसमें 20% इजाफा ज़रूर हो जाएगा, मेरा ख्याल है। क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट पे न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी बहुत ज़्यादा, मेरा ख्याल हर मीटिंग में, हर कॉन्फ्रेंस में और हर जगह वो इसी पे प्रेशर डाल रहे हैं, बाहर भी और मुल्क के अंदर भी वो इसी पे कह रहे हैं कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक कि जैसा कि मैंने कहा कि 30 को 60 करने के लिए शायद उन्होंने कहा है 2030 तक, तो मैं ये समझता हूँ कि ग्रेजुअली ये 5 साल में 10% करके ये बढ़ता जाएगा और हम एक्सपोर्ट में अच्छे खासे सफिशेंट हो जाएंगे। अच्छा फातमी साहब, ये भी बताइएगा कि अब तो ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर तो बेहतरीन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ आईटी सेक्टर के ऊपर भी काफ़ी काम हो रहा है। आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के लिए कोशिशें की गई और पहली दफ़ा हमने देखा कि आईटी सेक्टर ने इस बार मंथ ऑन मंथ बेसिस पे और 6 महीने के जो एक अच्छा अमाउंट पंच किया। इट मीन्स के तकरीबन हम 3 to 5 बिलियन डॉलर तक जो एक एनुअली हमारे पास जब अमाउंट आएगा तो कर पाएंगे कवर। तो कितना ज़्यादा एक ऑप्टिमिस्टिक दिखाई देते हैं डिफरेंट सेक्टर्स। राइस के हवाले से कहा जा रहा है कि 6 बिलियन डॉलर हम क्रॉस कर लेंगे, तो डिफरेंट सेक्टर कैसे दिखाई दे रहे हैं? कि
हमने तकरीबन उसमें रिकॉर्ड कायम कर लिया है आईटी में, एक्सपोर्ट में। जी। और जो अभी एग्जीबिशन हुई है लाहौर में आईटी के हवाले से 750 जो मिलियन हमने डॉलर का उससे बिज़नेस किया आईटी का बाहर से, और उसमें पूरी दुनिया के लोग शामिल थे। और आईटी के हवाले से जो हमारे नंबर्स हैं वो भी ऑलमोस्ट 20 से 22% हर महीने बढ़ रहा है, हर महीने। और सालाना भी तकरीबन 23% या 22% इजाफा हो रहा है। तो आईटी एक वाहिद शोबा है जिसको बहुत दिनों से हमने निगलेक्ट किया हुआ था, बहुत दिनों से इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। आप ही के प्रोग्राम से अगर आपको याद हो, साल डेढ़ साल पहले हम ये बार बार कह रहे थे कि आईटी को हमें बढ़ाना चाहिए, आईटी को बढ़ा, शायद 2 साल पुरानी बात होगी। उस वक्त हमारे ख्याल में ये था कि आईटी जो है वो शायद इस तेज़ी से नहीं बढ़ सकेगा। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि ख़ास के देखिए दो आसानी है। ये जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, जो हमारे यंगस्टर्स इस वक्त काम कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिए बैठ के पाकिस्तान से तकरीबन रात को, ये काम जो है इंडिविजुअल जो मेहनत है वो कलेक्टिव बन के इतनी ज़्यादा बनती जा रही है कि अब कहा जा सकता है कि दुनिया में जो 4-5 बड़े मुल्क होंगे जो आईटी के लिए हब बन जाएंगे, उसमें पाकिस्तान ज़रूर एक शामिल होगा। इसमें अब किसी शुबे की गुंजाइश नहीं है। चलें, फातमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और हम देख रहे हैं कि कहाँ स्टॉक मार्केट की पोजीशन जहाँ स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है, वहीं बिजनेसेस के हवाले से पॉलिसीज़ को इंटैक्ट किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस की। कमोडिटीज़ के कुछ अपडेट्स मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक कि आज की मार्केट में हमारे पास क्या क्या अपडेट्स मौजूद हैं। कमोडिटीज़ में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,98,049 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 4,27,450 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड एट पारोस 4,754.72 डॉलर। आज आप देख सकते हैं मज़ीद हायर साइड पे इंटरनेशनली गोल्ड प्राइस नज़र आ रहे हैं, ऑफ कोर्स जिसका इम्पैक्ट लोकल मार्केट पे भी दिखाई दे रहा है। ऑयल WTI पर बैरल 59.94 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 64.44 डॉलर। अब जबकि हम ऑयल प्राइसेस भी देख रहे हैं कि ये एक अपवर्ड ट्रेंड ही शो कर रहे हैं। इट मींस के जैसे जैसे गोल्ड एंड ऑयल के प्राइसेस हाइक कर रहे हैं तो ये एक इन्फ्लेशन के हवाले से बैड न्यूज़ हो सकती है। थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे आ सकता है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने इन्फ्लेशन के हवाले से बहुत काम किया है, तो ये एक हम कह सकते हैं कि अगर सही हो जाए, यानी कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड आ जाए ऑयल प्राइसेस में, तो बेटरमेंट हो सकती है। नेक्स्टली हमारे पास करेंसी के हवाले से भी अपडेट्स हैं। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 327.86 रुपीज़, सेलिंग वॉज 328.44। यूके पाउंड बाइंग रही 375.97, सेलिंग वॉज 376.64। यूएस डॉलर बाइंग रही 279.8, सेलिंग वॉज 280.3। चाइनीज ऑन बाइंग रही 40.18, सेलिंग वॉज 40.25। नेक्स्टली हमारे पास जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी होंगे, ये भी दिखाते चलते हैं आज के मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.62 रुपीज़, सेलिंग वॉज 74.75। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.2, सेलिंग वॉज 76.33। कतरी रियाल बाइंग रही 76.77, सेलिंग वॉज 76.91। एंड लास्टली कोटी दिनार बाइंग रही 915.43, सेलिंग वॉज 917.06। ये थे आज के करेंसी अपडेट्स हमारी मार्केट के। आप देख रहे हैं कि रुपये अप्रिशिएट कर रहा है अगेन और एक स्टेगनेंट पोजीशन पे दिखाई दे रही है। इट मींस के कॉन्स्टेंटली जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा एक मैटर करती है। तो ये तमाम चीज़ें अपडेट्स थी। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम डेविस के हवाले से आपको ख़बर दें कि फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब जहां वहां मौजूद हैं, वहीं देखा जा रहा है कुछ साइडलाइंस में और कुछ हम देख रहे हैं कि मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस में भी मुलाकातें हो रही हैं। यहाँ पे एडीबी के जो सदर हैं मासा टुकांडा, उनसे मुलाकात हुई है। ये एक बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग थी जिसमें पाकिस्तान की जो इकॉनमी की कंडीशन है या जो इकॉनमी की सक्सेस स्टोरी है वो बताई गई। किस तरीके से पाकिस्तान ने इन्फ्लेशन के नंबर्स पर काबू पाया। हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट में
नरमी की गई, साथ साथ तमाम चीज़ें जिस तरीके से इकॉनमी के लिए पॉलिसीज़ बनाई गई, ये काबिल सताइश हैं। ये जो प्रेसिडेंट एडीबी हैं यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट साहब, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी की स्टोरी है वो वाकई बहुत अच्छी है, जिस पे इन्होंने तमाम चीज़ों पे डिफ़ॉल्ट के ख़तरात से निकलकर तमाम एक बेटरमेंट और एक अच्छी इकॉनमी, चलती हुई इकॉनमी की तरफ आ गए हैं। तो इट मीन्स कि काफ़ी काम किया गया है और आने वाले दिनों में भी ये सपोर्ट जारी रखी जाएगी, जिस तरीके से ये अब हम देख रहे हैं कि बाहमी ताउन देखा जा रहा है। तो आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, इस मुलाकात के हवाले से भी बात करेंगे और हम बात करेंगे, जब डेविस की ही बात हो रही है तो डेविस 2026 में जाने वाले 7 पाकिस्तानी स्टार्टअप्स हैं वो अब जो है शामिल हैं और यहाँ पे उनके स्टार्टअप्स की जो स्टोरी है वो बताई जा रही है। ये बहुत ही हम कह सकते हैं किसी भी पाकिस्तानी शहरी के लिए एक ऑनर की बात है कि पाकिस्तानी की 7 कंपनीज स्टार्टअप्स की वो रखी गई हैं यहाँ पर। बताया जा रहा है कि कितना ज़्यादा इन्होंने काम किया है, किस तरीके से इन्होंने एक नए मॉडल को हम कह सकते हैं कि पिक किया, अडॉप्ट किया और फिर इसके ऊपर काम किया। और हम बता रहे हैं जहां फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तमाम चीज़ें बताई, वहीं पाकिस्तान ने जब इंटरनेशनल जो बॉन्ड मार्केट है इसमें भी कदम रखा है, इसके हवाले से भी उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी की तैयारी शुरू हो गई है और पाकिस्तान पैंडा बॉन्ड्स के हवाले से और डिफरेंट बॉन्ड्स जो है वो जारी करने का सोच रहा है। तो आज हम ये भी बात करेंगे कितना इसका एक्सपोजर होगा, कैसे हम इसको देखेंगे। वर्चुअल करेंसी का भी जिक्र हुआ और डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के हवाले से डिस्कस हो रही हैं। तो ये इंटरनेशनल फोरम्स पे जो पाकिस्तान की स्टोरीज़ का डिस्कस होना इस बात की गमाजी है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं वो अब वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही हैं। आज हम ये तीनों ही स्टोरीज़ पे बात करेंगे। साथ साथ हम पिंक सॉल्ट के हवाले से भी बात करते चलें। पिंक सॉल्ट की ऑफ कोर्स जहां डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसको खाम माल के बजाय यानी कि रॉ मटेरियल के बजाय अगर इसको ब्रांड बनाया जाए तो बेहतर होगा और ब्रांड बना के ही अब फरोख्त किया जाएगा। ये गवर्नमेंट का फैसला है, आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स इससे पहले काफ़ी स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ लेके आए हैं। ये बताया जा रहा था कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट होगा लेकिन रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी होगी, जितना हो सकेगा वैल्यू एडिशन के ऊपर काम किया जाए। आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं जहाँ वहीं पिंक सॉल्ट के हवाले से भी बात करेंगे कि इसका ब्रांड बनना चाहिए और सिर्फ पाकिस्तान के नाम से ही बिकना चाहिए। और हम बात करें SGFL और गोल्डन स्टार का पाकिस्तान में तकरीबन $6.5 मिलियन के फुटवेयर मंसूबे का ऐलान किया गया है। ये अगेन एक गुड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं जहां, वहीं हमारे पास ये भी देखा जाता है कि डिमांड कितनी ज़्यादा है। हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और इस पॉपुलेशन की ऑफ कोर्स इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि जितना इसको फुलफ़िल किया जाए कम है। तो ये अगेन इस टाइप के जो मंसूबे हैं, इस टाइप के जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। एंड लास्ट न्यूज़ जो आपको एक गुड न्यूज़ दें वो ये कि 19th बिल्ड एशिया इंटरनेशनल नुमाइश कल से एक्सपो सेंटर कराची में शुरू होगी। तो बिल्ड एशिया मींस कि अब ऑफ कोर्स यहाँ पे जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं वो दिखाई देंगे और बहुत सारे जो आपके लिए एक सरप्राइजेज होंगे। तो ऑफ कोर्स कराची के शहरी तो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं इस को देखने। तो इसकी जब ये नुमाइश का आगाज़ होगा तो आपको हम अपडेट करेंगे। तो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब ने ज्वाइन किया है हमें, आप एनालिस्ट भी हैं और प्रेसिडेंट हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी फोरम के। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले आपसे डेविस के हवाले से बात करूंगी। फाइनेंस मिनिस्टर साहब की एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई है, कुछ साइडलाइंस पे बड़ी एक हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं और इतने फ्रूटफुल इनके जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, क्या समझते हैं कितना ज़्यादा ये एक डिप्लोमेटिकली बिजनेसेस को फ़रोग देने की बात हो रही है? जी थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की डेवोस में जो मौजूदगी है वो पाकिस्तान के नैरेटिव को एक रीसेट करने का बेसिकली मौका मिला है। देखिए उसमें जितने भी आलमी सरमायाकार जो भी होते हैं ना, वो जब सरमाया किसी मुल्क में लगाते हैं तो दे ऑलवेज लुक फॉर स्टेबिलिटी, रिफॉर्म्स क्या हैं। और उसी हवाले से देखिए कि जो वज़ीर ख़जाना साहब ने जो ADB के प्रेसिडेंट से बातचीत की है और सारी चीज़ें की, उनको इस्लाहात का बताया कि पाकिस्तान क्या रिफॉर्म्स कर चुका है और क्या करने जा रहा है, उसमें उनका बड़ा एतमाद का उन्होंने इजहार किया उस चीज़ का। और ये पाकिस्तान के यानी ये कह सकते हैं कि पैगाम था कि पाकिस्तान इस्लाहात के रास्ते पर है। तो मेरा समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी मीटिंग्स थी। उसके अलावा भी साइड हैं तो काफ़ी लोगों से मिले हैं और पाकिस्तान का जो एक नैरेटिव है, जो एक सॉफ्ट इमेज है बेसिकली आई वुड से दैट, वो उन्होंने बिल्ड करने की कोशिश की है। और देखें सरमाया वहीं जाता है, सरमाया का जहाँ पर ये मैंने बातें की आपसे, जो स्टेबिलिटी हो, रिफॉर्म्स हो, हर चीज़ हो, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गई, पॉलिसीज़ हो गई,
और मेरा ख्याल है कि हम तसलसल से इन पॉलिसीज को अभी लेके चल रहे हैं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त के लिए, या आने वाला जो वक्त है पाकिस्तान के लिए, ये एक राइट। बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। आई लुक अच्छा, फॉरवर्ड टू दैट। जहाँ फारूक साहब डेविस के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, अहम बातें हो रही हैं, वहीं यहाँ 7 जो स्टार्टअप्स हैं उनका भी एक इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की 7 स्टार्टअप्स जो है वहाँ डिस्प्ले, या हम कह सकते हैं वहाँ पे उनकी मौजूदगी है जो शामिल हुए हैं। तो क्या लगता है आपको, कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे, और इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तानी स्टार्टअप्स की जो एक हम कह सकते हैं कि उनकी प्रेजेंस कितना इम्पैक्ट रखती है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो चेहरा दुनिया देखना चाहती है, वो हमने वहाँ डिस्प्ले किया है। आई वुड से दैट, उसमें ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान की जो नौजवान आबादी है, तकरीबन मोर देन 60% हमारे नौजवान हैं जो कि 30 साल या उससे कम उम्र के लोग हैं। ये एक बहुत बड़ा एक एसेट है, और उसमें हमारे लोगों में जो सलाहियत है, आप देखिए AI की है, फिनटेक है, और उसमें एडटेक है, डिफरेंट चीज़ें उसमें जी। आलमी सरमायाकारी लाने में भी एक हमें अच्छा मौका मिलेगा। स्टार्टअप्स की जो कामयाबियां हैं वो डिस्प्ले करने का, अब बजाय ब्रेन, मैं समझता हूँ जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था, अब वो ब्रेन गेन होने वाली सिचुएशन में हम आ चुके हैं इंशाल्लाह। तो मैं एग्जैक्टली। समझता हूँ कि ये एक अच्छी एक सोच है, अच्छा स्टेप है उनको डिस्प्ले करवाना, ताकि लोगों को एक सॉफ्ट इमेज जो है पाकिस्तान का वो मालूम हो कि हमारी नौजवान जो क़यादत आने वाली है वो कहाँ तक पहुँच सकी और क्या कुछ कर सकती है। इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान, आई वुड फारूक से, साहब, यानी एक कि और जो चीज़ जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इंटरनेशनली मार्केट, बॉन्ड मार्केट के हवाले से कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट के हवाले से भी काफ़ी प्लान्स कर रहा है, और इंटरनेशनली बॉन्ड भी हम फ्लोट करने वाले हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? और ख़ासकर जो डेविस के अंदर हमेशा से हम देखते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग्स हों या फाइनेंस मिनिस्टर साहब या डिफरेंट जो डिग्निटरीज होते हैं वो शामिल होते हैं, तो उनकी जो साइड लाइन्स मुलाकातें होती हैं वो बहुत अहमियत के हामिल होती हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर भी प्राइम मिनिस्टर साहब की IMF की MD से मुलाकात हुई थी, और उससे पहले भी इस टाइप की मुलाकातों से हमें जो आपको याद था SBA प्रोग्राम था वो भी हमें मैसर जी, आया था। तो कितना ज़्यादा आप समझते हैं जो साइडलाइंस मीटिंग होती है इनका किरदार होता है? देखिए, जितनी भी साइड लाइन्स मीटिंग होती हैं वो फाइनली दे बेसिकली कन्वर्ट इनटू MOUs। देखिए, उसमें या आप अपना नैरेटिव बयान करते हैं, ठीक है ना? आप बताते हैं कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, इस वक्त मुल्क की क्या हालत है, हम इकोनॉमिक सिचुएशन, हमारी इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, और पाकिस्तान के जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उस हवाले से बातचीत की जाती है। पाकिस्तान में जो मौके हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो बताए जाते हैं, और फिर वो, ये देखिए, ये एक वो मौका है जो आप कन्विंस करते हैं उन लोगों को जिनको आप साइड लाइन में मिल रहे होते हैं, चाहे मुल्क की सरबराह हो या कोई भी हो, वो डाउन द लाइन फिर उसका पर्सपेक्टिव जाता है, देन दे डिस्कस विद देयर बिजनेस कम्युनिटी, इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज के भी क्या है, उस मुल्क में क्या होना चाहिए। ये राइट। एक अच्छा होता है कि साइड लाइंस में जो मुलाकातें हों उसमें हम पाकिस्तान अपने आप को, उसे कहना चाहिए स्लैंग वर्ड में, वी सेल अवरसेल्व्स एक्चुअली, हाउ वी कैन सेल हमारी जो हाउ कैपेबिलिटीज वी हैं, कैन हमारे पास मार्केट। जो राइट। अपॉर्चुनिटीज हैं, एग्जैक्टली हाउ वी कैन मार्केट दैट एक्चुअली। तो दिस अ गुड साइन, ये साइड लाइन्स में मिलना बड़ा जरूरी होता है, और फिर उसकी कोशिश की जाए कि उन साइड लाइन्स की मुलाकातों की जो बातचीत है उसको हम्म। MOU में बदला जाए, और फिर MOU से फिर एग्रीमेंट्स किए जाए। तो देखिए, ये चीज राइट। ये कि ये पहला स्टेप होता है, साइड लाइन्स की मुलाकात, फिर MOU एंड देन एग्रीमेंट्स। So this is good sign. It's always good to meet the good people at the sidelines actually. अच्छा फारूक साहब, ये भी बताइए कि पिंक सॉल्ट को रॉ मटेरियल अब नहीं सेल ऑफ किया जाएगा, अब इसको एक ब्रांड बना के वैल्यू एडिट करके फिर बेचा जाएगा। तो कैसा लगता है, अब हमारे पास प्रोडक्शंस या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की जाए तो पाकिस्तान में हो रहा है। आप चले जाएं यहाँ पर सुपर स्टोर्स पे तो कितनी ही पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं जो शेल्फ में डिस्प्ले हैं। तो अब आपको लगता है कि जो पिंक सॉल्ट के ऊपर फाइनली ये एक जो पाबंदी आयद की जा रही है, गवर्नमेंट इसको एक लाने का फैसला कर रहे हैं कि अब जबकि एक इसकी ब्रांड बनेगी तो ही फरोख्त किया जाएगा, तो ये कितना अच्छा इकदाम होगा, इससे हम कितना फ़ायदा उठा सकेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। हमने खाम जो माल है इसका, पिंक सॉल्ट का, हमने टन्स एंड टन्स जो ना, वो हमने मिलियंस एंड मिलियन टन्स हमने एक्सपोर्ट किया, और दूसरे ममालिक अपनी पैकेजिंग में डाल के जी। अपने मुल्क की प्रोडक्ट करके हमारे हमसाया मुल्क भी वो बेचते रहे, ठीक है ना? राइट। और अनफॉर्चुनेटली ये ऐसी एक प्रोडक्ट थी जो आम लोगों की नज़रों से ओझल थी कि ये है क्या चीज़, और ये हिमालय सॉल्ट और पिंक सॉल्ट उस नाम से बिक रहा। अभी देखिए, रॉ एक्सपोर्ट तो मेरा तो ये कहता है, इट्स नॉट ओनली पिंक सॉल्ट, हमारा कोई भी ऐसा जो, हाँ, हम मजबूत हैं रॉ मटेरियल्स के लिए, वी शुड बैन एक्सपोर्टिंग द रॉ मटेरियल्स एक्चुअली, वी शुड कंसंट्रेट ऑन द वैल्यू एडेड वैल्यू प्रोडक्ट। एडिशन। और ये बिल्कुल, जब तक ये देखिए अब इसकी पैकेजिंग अच्छी होगी,
आप देखें ब्रांडिंग होगी, इंटरनेशनल अच्छा, ये certifications हम बैन लेंगे। करने का जो आपने वर्ड यूज किया है फारूक साहब, तो क्या हम इंटरनेशनली भी रॉ मटेरियल खरीदते भी हैं? हमारी भी अपनी डिमांड है जिसको हम वैल्यू एडिट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों में रॉ मटेरियल लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि जो हम जहाँ से रॉ मटेरियल लेते हैं तो उनको भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा जो हमारे पास मौजूद है? अगर हमने ये बैन किया तो बाद में कोई रिफ्ट क्रिएट तो नहीं हो जाएंगे? इसको ऑफ कोर्स देखिए मेरी गवर्नमेंट बात देख सुनिए, रही होगी। नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, बात ये है कि अब आप तो पिंक सॉल्ट की बात कर रही है, मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारी कॉटन है मिसाल के तौर पर, हम कॉटन को क्यों एक्सपोर्ट करें? मेरे मुल्क की अपनी जो इंडस्ट्री, हम कॉटन फिर इंपोर्ट भी कर रहे होते हैं, जी, मैं यान एक्सपोर्ट क्यों करूं? हम यान इंपोर्ट भी कर रहे होते हैं। मुझे पहले ये राइट, देखना है कि मेरे मुल्क की जरूरत क्या है। अगर मेरे मुल्क की जरूरत मेरे उस खाम माल से पूरी हो रही है, देन वी शुड अलाउ पीपल टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल। लेकिन पहले विद इन इंडस्ट्री, देखिए मैं उन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करूं जो कि वैल्यू एडेड बनाएं, ताकि कम से कम रॉ मटेरियल बाहर जाए, हम वैल्यू एडेड में आए। एक्सपोर्ट देखिए तभी तो हमारे रेवेन्यूज बढ़ेंगे ना, एक्सपोर्ट से फॉरेन ज्यादा बढ़ेगा। राइट। लेकिन अगर हम उसमें कोशिश नहीं करेंगे तो और हमें हमारी कोशिश ये अगर करनी है। अपनी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा वो रॉ मटेरियल, तो फिर एक्सपोर्ट करने का जी क्या फायदा? यू आर वेरी राइट। एग्जैक्टली। अच्छा, ये भी हाँ बताइएगा कि SGFL और गोल्डन स्टार का पाकिस्तान में $6.5 मिलियन के फुटवेयर मंसूबे का ऐलान किया गया है। कैसा लगता है ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, और किस तरीके से अब पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो भी आ रही हैं? देखिए, इससे काफ़ी चीज़ों मैं बताऊंगा। देखिए जब भी किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट आता है तो उसका मैसेज वो फिर दुनिया के दूसरे ममालिक में, नॉट ओनली दूसरे ममालिक बल्कि उस मुल्क के अंदर भी जाता है कि भाई इसका मतलब है कि उस मुल्क में स्टेबिलिटी है, तो लेट्स गो देयर। अब देखिए पाकिस्तान का फायदा क्या है इसमें? नॉन लेदर जो फुटवेयर्स हैं, एक्सपोर्ट का पोटेंशियल यहाँ से होगा, पाकिस्तान को रोजगार मिलेगा। पाकिस्तान जो है ना बेसिकली उनकी स्किल, देखिए जो उनकी स्किल होगी, पाकिस्तानी जो मजदूर हैं वो सीखेंगे उससे, और लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा इस चीज लोकल से। तो इंडस्ट्री को ये मैं बूस्ट समझ मिलेगा, राइट। लोकल इंडस्ट्री को, जी उससे ये है कि हमें ये छोटी छोटी सरमायाकारी से हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो भी पनपेगी, और हम हमारे लोगों की स्किल में इजाफा होगा। जब हम इस किस्म का इन्वेस्टमेंट आता है तो वो टेक्नोलॉजी भी लेकर आते हैं, तो उससे क्या है कि वो फिर हमारे पूरे मुल्क में एक रुझान अच्छा हो जाएगा, एक अच्छी स्किल के साथ राइट। फुटवेयर में या किसी भी लेदर की या नॉन लेदर में प्रोडक्ट्स को बनाना और फिर इसको एक्सपोर्ट करना, इट्स अ गुड साइन। और मेरे ख्याल इसको अच्छा मार्केट करना चाहिए और उसको एडवर्टाइज करना चाहिए कि इस तरह हो रहा है, ताकि दूसरे लोग भी जो है ना पाकिस्तान की तरफ देखें इस काम के लिए। पाकिस्तान ने मार्केटिंग जॉनर में बहुत काम कर लिया है और अब नई एग्जीबिशंस और नए एक्सपोज का इनकाद किया जा रहा है। 19th बिल्ड एशिया इंटरनेशनल नुमाइश कल से एक्सपो सेंटर कराची में शुरू की जा रही है, ये जारी होगी। कैसा इसका एक्सपोजर होगा? आप तो कराची में मौजूद हैं, ये भी बताइए कि क्या जी जी एक्साइटमेंट है और बिल्डर्स एंड डेवलपर्स क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से इसको डिस्प्ले होना है कल? देखिए नॉर्मली पहले तो क्या होता था कि सीरियसली कि हम जितने भी हमारे बिल्ड एशिया के अंदर, इट्स नॉट ओनली दैट दे आर सेलिंग देयर प्रोजेक्ट्स, बट बिल्ड एशिया के अंदर फिर आपको पता है उससे रिलेटेड 67 इंडस्ट्री चलती है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। उसमें आप टाइल्स हैं, सीमेंट्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं जो कि उसको चलाते हैं। तो उसमें ना सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए एक अंडर वन रूफ हर चीज अवेलेबल होती है और वो इजीली उन वेंडर से मुलाकात कर सकते हैं। एट द सेम राइट। टाइम बेसिकली इट्स अ गुड साइन टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स who are looking for construction projects in Pakistan। अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो भी डिस्कस होती हैं, वो बात भी होती है। उसमें जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ वी बेसिकली नेगोशिएट, हाउ वी go into the dialogues with the foreign investors in Pakistan। तो फॉरेन इन्वेस्टर वो पाकिस्तानी भी हो क्या सकता है इससे बाहर कोई का, ठीक है ना, पाकिस्तानी जो ओवरसीज। हमारे आम अवाम है इनको भी कुछ सहूलत आएगी, कुछ सस्ते घरों जी जी की या बिल्कुल फ्लैट्स वगैरह की बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। देखिए पाकिस्तान इस वक्त, देखिए हमारे जो बिल्डर्स हैं उन्होंने दे हैव रियलाइज कि इस वक्त ऐसे इकोनॉमिकल यूनिट्स बनाए जाएं रहने के लिए कि जो एक आम आदमी जो है ना, लोअर मिडिल क्लास, वो उनको अफोर्ड कर सके, और ऐसी इंस्टॉलमेंट्स में ऐसी पुरकशिश जो है ना, जो उनको टर्म्स दी जाएं कि वो अपना घर बना सके। तो हमें गवर्नमेंट को भी इस सिलसिले में मैं समझता हूँ, जैसे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस था अब वो खत्म हो गया ऑलमोस्ट, अपना वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन राइट। प्राइवेट बैंक्स काम तो कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट बैंक्स का एक अपना स्टैंडर्ड है, उनका अपने एक प्रोसीजर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी इसमें थोड़ा सा आगे आना चाहिए, हाउस बिल्डिंग को थोड़ा प्रमोट करें मजीद, ताकि वो जो लोग घर नहीं बना सकते वो कम से कम हाउस बिल्डिंग फाइनेंस से जो है ना वो अपनी फाइनेंसिंग करा के अपना घर बना सके। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि इतना बड़ा मुल्क राइट। है कराची इटसेल्फ, लेकिन 3 करोड़ से ऊपर की आबादी का शहर है और हर बंदे के पास घर नहीं है।
चाहे वन और बेडरूम हर हो, टू इंसान बेडरूम का हो। ख्वाब होता है कि उसका घर हो, तो एग्जैक्टली ऐसी जी एक्सपोज बहुत मदद देती हैं, ऐसी एग्जीबिशंस होनी चाहिए। वेल फारूक साहब हमारे जी साथ मौजूद रहे, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में किया। आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, साथ साथ यहाँ पे जहाँ एग्जीबिशंस की जा रही हैं, जहाँ इंटरनेशनल फोरम्स में पाकिस्तान की जो एक हम कह सकते हैं कि सक्सेस स्टोरीज या फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बातचीत की जा रही है, वहीं पाकिस्तान के जो नए बिजनेसेस स्टार्टअप्स हैं उनकी भी नुमाइश की जा रही है, यानी वो भी शामिल हो रहे हैं, उनकी भी प्रेजेंस है और वो देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान अपने लिए नई चीज़ों को, नई इनोवेशन को अडॉप्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। और यही अगर स्पीड रही, यही हमारा एक रुझान रहा, तो यकीनन हम IMF जैसे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके तमाम कर्जों से निजात हासिल कर सकेंगे। दैट इज़ इट, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।